2024 ये वो साल है जिसमें भारत जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ देख चुका है। शुरुआत मालदीव से रिश्ते खराब होने से हुई थी, फिर यही बगावत की आंधी बांग्लादेश भी शिफ्ट हो गई और अब इस कतार में नाम आया है श्रीलंका का। जी हां, वो देश जो आज से कुछ साल पहले बर्बादी और कंगाली के मंजर पर खड़ा हो गया था, पर थैंकफुली कई सालों के अनरेस्ट के बाद अब श्रीलंका में सरकार बनी है। पर सवाल वही है कि क्या ये सत्ता भारत के लिए तीसरा झटका साबित होने वाला है या फिर हमारा याराना लंबा चलने वाला है। अनुरा कुमारा दिसानायके ये वो नाम है और चेहरा है जिसने श्रीलंका में नए राष्ट्रपति का पद संभाला है। लेकिन इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो जनाब भारत से ज्यादा चाइना के रिश्तेदार बनते दिखते हैं, जबकि ये वही चाइना है जिसने श्रीलंका को कंगाल करके छोड़ा है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या श्रीलंका का ये नया राष्ट्रपति जल्द ही भारत को झटका दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे रिश्ते तनाव में आ सकते हैं? अगर हाँ, तो इससे निपटने के लिए भारत की क्या पॉलिसी होगी और क्या भारत की जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर इससे अफेक्ट होगी? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। As the president of Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake has appointed. Sri Lanka is changing swiftly. The island nation's new president, Anura Kumara Dissanayake. Now, Sri Lanka's newly elected president, Anura Kumara Dissanayake, is making his first national address as we speak. देखिए, साल था 2019 और श्रीलंका से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका को जकड़ चुका था और सरकार गिर चुकी थी। लोगों को यह भी पता नहीं था कि देश कौन चलाएगा और यही सिचुएशन आने वाले 6 सालों तक बनी रही। लेकिन अब करंटली श्रीलंका को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया है फाइनली, जिसका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। अब एक तरफ ये श्रीलंका के पहले मार्क्सवादी लीडर हैं, दूसरी तरफ बात यह भी है कि इनकी पार्टी JVP कई बार भारत के खिलाफ ऑलरेडी बोल चुकी है। ये खुद भी भारत से ज्यादा चाइना की तरफ अपना झुकाव दिखाते नजर आते हैं। इससे जाहिर है कि भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है साहब कि मालदीव्स की तरह इंडियन ओशियन में भारत का एक और दुश्मन खड़ा हो रहा है। खैर, राष्ट्रपति बनने के बाद हालांकि उन्होंने अभी तक तो भारत से जुड़े रहने का ही स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इनके बयान और एक्शन की हिस्ट्री देखें तो काफी कुछ अलग निकल कर आता है। जी हाँ, पहले तो खुद ये 56 साल के दिसानायके मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, जो अक्सर मजदूरों और लोअर मिडिल क्लास के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने भारत के खिलाफ कई स्टेटमेंट दिए और जब इससे पहले श्रीलंका में दक्षिणपंथी सरकार बनी थी तो उसके खिलाफ भी ये काफी विरोध दिखाते थे। अब दिसानायके हालांकि राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन उनके साथ बड़ी चुनौती ये है कि सबसे पहले 2022 में आई अस्थिरता को दूर करना, लेकिन साथ ही साथ उन पर फॉरेन पॉलिसी में संतुलन का भी दबाव रहेगा। अब इससे पहले की सरकारों की विदेश नीति को अगर हम देखें तो ये भारत और चीन दोनों को समान पलड़े पर रखने की कोशिश तो करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारी निवेश और उस पर कर्ज के चलते चीन का पलड़ा श्रीलंका पर अब ज्यादा भारी दिखाई देता है। अब हम आज के टाइम में देखें तो मामला और अलग दिखाई देता है और इसकी एक वजह सेंटर की राजनीतिक विचारधारा भी है। देखिए, श्रीलंकाई राष्ट्रपति अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं, वहीं हमारे यहाँ सत्ता का झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ माना जाता है, तो ऐसे में विचारधारा बीच में आ सकती है। ये डर तो बना ही रहेगा। हालांकि श्रीलंका में सत्ता में आए गठबंधन NPP के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य अनिल जयंता इससे इनकार करते हैं। द वीक में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और नेता भारत से जुड़ना चाहते हैं। वो हमारा पड़ोसी होने के साथ साथ सुपर पावर भी है। हाल ही में हमें एक एग्रीकल्चर समिट के लिए भारत से न्योता मिला, जिसमें हम दिल्ली और केरल भी गए। हमारे लीडर अपने देश की इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए सारी बड़ी ताकतों के साथ काम करना चाहते हैं। वैसे दिसानायके के सपोर्ट में हालांकि हमें कई पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, लेकिन कई बातें खटकने वाली भी हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है साहब कि नए राष्ट्रपति की पार्टी JVP देश की बड़ी वामपंथी पार्टी रही है, जिसने कई बार भारत विरोधी बयान दिए। साल 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारतीय शांति सेना वहां गई थी ताकि तमिल विद्रोहियों और श्रीलंकाई सेना के बीच चल रही लड़ाई को रोका जा सके। वहीं JVP ने इसे देश में
बाहरी हस्तक्षेप मानते हुए काफी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। यहाँ तक कि भारतीय सेना को आक्रमणकारी तक कह दिया था। अब आगे चलकर इस पार्टी ने भारत पर तमिल बागियों के समर्थन का भी आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि भारत जानबूझकर अपनी पैठ बनाए रखने के लिए विद्रोहियों को उकसा रहा है। अब उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि ये पार्टी हमेशा से हिंदू तमिल विरोधी रही है। शुरुआत से इनका रुख माओवादी रहा है और आलम तो ये है साहब कि चीन के नेता माओ जेडोंग को ये काफी बेहतर मानते हैं। इन्होंने मौके बमौके चीन की पॉलिसी की तारीफ भी की है, चाहे वो राजनैतिक हो या फिर आर्थिक। अब इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी असर का भी विरोध किया है। देखिए, चीन भी अक्सर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी प्रभाव को बुरा भला कहता ही रहता है, तो ये कड़ी कहीं ना कहीं दोनों देशों को जोड़ती है। अब ये सब देखने के बाद हालांकि कहीं ना कहीं लगता भी है कि श्रीलंका चाइना को ही तवज्जो देने वाला है और अपनी फॉरेन पॉलिसी में उसी को प्रायोरिटी पर रखने वाला है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिस्ट्री के बेसिस पर भी किसी देश को जज नहीं किया जा सकता। एक पार्टी के तौर पर बयानबाजी करने में और देश के राष्ट्रपति के तौर पर बयान देने में बहुत फर्क होता है। केवल पुरानी बातों के आधार पर नहीं माना जा सकता कि नई सरकार भारत से छिटक सकती है। इसके पीछे भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी भी है। 2 साल पहले श्रीलंका में जैसी अस्थिरता आई और जिस तरह से भारत ने बिना शर्त इस देश की मदद की थी, उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। कई एड से लेकर आर्थिक मदद भी भारत ने श्रीलंका को दी थी। इसके अलावा भारत की ग्लोबल पैठ भी जैसे बढ़ी है, उससे पड़ोसियों को यह यकीन भी है कि उनके यहाँ तनाव आने पर भारत ग्लोबल स्तर पर भी मदद दिलवा सकता है या उनकी पैरवी कर सकता है। मालदीव भी इसका एक उदाहरण है। वहां राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मोहम्मद मुइजू ने भारत विरोधी तेवर दिखाए थे, यहाँ तक कि इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था। अब दोबारा वो ट्रैक पर आ चुका है। हाल ही में वहां प्रेसिडेंट ऑफिस से बयान आया कि मुइजू जल्द ही भारत यात्रा पर भी आ सकते हैं। अब इसी बीच भारत ने जरूरत में सख्ती दिखाते हुए मालदीव को एकदम से दरकिनार नहीं कर दिया है, बल्कि मदद का भरोसा ही दिया है। कुल मिलाकर श्रीलंका को लेकर अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। वैसे आपको बता दें कि फरवरी 2024 में दिसानायके भारत सरकार के न्योते पर नई दिल्ली आए थे। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। मीटिंग में अनुरा ने द्वीपक्षीय संबंधों और इन्हें मजबूत करने पर चर्चा की। जयशंकर ने इस बात पर जोर भी दिया था कि भारत हमेशा श्रीलंका का एक विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद साझेदार रहेगा। भारत से लौटने के बाद अनुरा ने जोर देकर कहा था कि भारत के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग से ये मतलब ना निकाला जाए कि हमारी पार्टी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसी में कोई बदलाव आया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में हम भारत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम देश में बदलाव लाने के लिए उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है। हम एक अलग थलग देश के तौर पर नहीं रह सकते। हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने की जरूरत है। अब इसके अलावा इंटरव्यू में भी अनुरा ये कहते हुए आए हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि श्रीलंका के समुद्र, जमीन और हाईवे क्षेत्र का इस्तेमाल इस तरीके से ना किया जाए जिससे भारत या क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सरकार नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मामलों में भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी। ये बात श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में भारत की दिक्कतों को देखते हुए महत्वपूर्ण है, खास तौर से हम्बनटोटा बंदरगाह को चीनी फर्म को लीज पर दिए जाने के बाद। अब श्रीलंका को लेकर भारत जब इतनी तवज्जो दे रहा है भाई, तो एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर श्रीलंका को लेकर इतना क्यों भारत सीरियस दिख रहा है। इसका कारण है कि हिंद महासागर में श्रीलंका ऐसी जगह बसा हुआ है जो समुद्री व्यापार के सेंटर में आता है। पश्चिम और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले इस देश से ग्लोबल स्तर पर व्यापार होता रहा है। चीन और भारत दोनों ही यहां अपनी मौजूदगी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन चीन अपने विस्तारवादी रवैये के साथ एक कदम आगे रहते हुए वहां के हम्बनटोटा पोर्ट पर भी लगभग बस चुका है। महासागर के इस हिस्से का सामरिक महत्व भी है, क्योंकि श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट के करीब है, इसलिए भारत भी उससे बनाए रखना चाहता है। ये नौसैनिक रणनीति में काफी काम आ सकता है। दोनों ही देशों ने यहाँ पर भारी निवेश कर रखा है। हालांकि भारत का रवैया नेबर फर्स्ट का रहा है, वहीं चीन भारी पैसे तो लगाता है लेकिन साथ में भारी ब्याज भी वसूलता है। अब भी उसने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी कुछ लगाया हुआ है, तो ऐसे में जाहिर है साहब कि भारत अपने आप को चीन के सामने कमजोर नहीं दिखा सकता। अब वही बात करें अगर श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल जर्नी की, तो 24 नवंबर 1968 को अनुराधापुरा जिले के थम्बुथेगामा गांव में अनुरा दिसानायके का जन्म हुआ। वो लोअर मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ गृहिणी थी। अनुरा का शुरुआती जीवन गांव के संघर्ष से जुड़ा रहा।
इस दौरान उनका रुझान सरकार विरोधी रहा। मुश्किल हालातों में पले बढ़े दिसानायके ने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से की। इसके बाद पेराडेनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के चलते उन्हें धमकियां मिलने लगी। 3 महीने बाद ही उन्होंने पेराडेनिया यूनिवर्सिटी छोड़ दी। 1 साल बाद उन्होंने केलानिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1995 में फिजिक्स में डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी में रहते हुए अनुरा पॉलिटिक्स से जुड़े। 1987 और 1989 के बीच जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी ने सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। अनुरा इसमें शामिल हुए। जेवीपी यानी जनता को मुक्त कराने वाले फ्रंट का मानना था कि राष्ट्रपति JR जयवर्धने और R प्रेमदासा का शासन साम्राज्यवादी और पूंजीवादी है, जिसे किसी भी तरह हटाना बहुत जरूरी है। अनुरा भी मानते थे कि सरकार को किसी भी तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके चलते उनका रुझान मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी यानी जेवीपी की ओर हुआ। कुछ लोग इसे श्रीलंका का सबसे खूनी दौर कहते हैं। उस वक्त बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल किलिंग्स और एनकाउंटर बहुत आम बात थी। बदले में सरकार ने विद्रोहों को बेरहमी से कुचला, जिसमें जेवीपी के संस्थापक रोहाना विजयवीरा समेत कम से कम 60,000 लोग मारे गए। इसी दौरान एक काउंटर टेरर ऑपरेशन में अनुरा के चचेरे बड़े भाई का एनकाउंटर किया गया। वो जेवीपी से पहले से जुड़े हुए थे। इस बीच अनुरा के माता पिता का घर भी जला दिया गया था। सशस्त्र विद्रोहों से जुड़ी जेवीपी उत्पीड़ित सिंघली ग्रामीण युवाओं की पार्टी थी। जेवीपी की लीडरशिप कट्टर मार्क्सवादी आइडियोलॉजी मानती थी और इनका मकसद मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था। इसे वो शोषक और सामंतवादी मानते थे। 1995 में अनुरा जेवीपी से जुड़ी सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल ऑर्गेनाइजर बनते हैं। साथ ही उन्हें जेवीपी की केंद्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया। पार्टी के भीतर अनुरा तेजी से उभरे। 3 साल बाद वे पार्टी के पोलित ब्यूरो के मेंबर बन गए। 2000 में अनुरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़े। इसी साल उन्होंने कुरुनेगला जिले से संसदीय चुनाव लड़ा और संसद सदस्य बने। पार्टी और लोकल पॉलिटिक्स में उनका कद बढ़ता गया। अप्रैल 2004 में उन्हें गठबंधन सरकार में कृषि मंत्री बनाया जाता है। हालांकि ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला। महज 15 महीने बाद सुनामी राहत के लिए अनुरा और अन्य जेवीपी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 29 सितंबर 2014 को अनुरा जेवीपी के मुखिया बने। पार्टी चीफ बनने के तुरंत बाद बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी के पुराने कामों के लिए माफी मांगी। फिर 2015 से 2018 तक उन्होंने मुख्य विपक्षी सचेतक के तौर पर काम किया। इस दौरान जेवीपी का फोकस सुशासन और लोगों के वेलफेयर पर हो गया। देखिए, 2018 में अनुरा दिसानायके ने 21 पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, जिसका नाम नेशनल पीपल्स पावर यानी NPP रखा। श्रीलंका की मार्क्सवादी पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना जेवीपी ने 2019 के चुनाव में महज 4.18 लाख वोट हासिल किए। 2020 में हुए संसदीय चुनाव में केवल 3 सीटें जीती। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा NNP का चेहरा बनते हैं। इसके बाद 2024 में हुए चुनाव में ही जेवीपी ने करीब 57.4 लाख वोट हासिल कर चुनाव में जीत दर्ज की। 23 सितंबर 2024 को जेवीपी के मुखिया अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो देश के पहले मार्क्सवादी राष्ट्रपति बन गए। वैसे चुनाव के दौरान अनुरा दिसानायके की जिन बातों को जनता ने सबसे ज्यादा पसंद किया था, वो थी देश की अर्थव्यवस्था पर उनका फोकस। दरअसल उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए कई वादे किए। उन्होंने IMF की लोन डील की आलोचना करते हुए डील की शर्तों पर बातचीत करने को कहा। इसके अलावा अनुरा ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद वो विदेशी निवेशकों का स्वागत करेंगे। उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट सिस्टम को खत्म करने और ब्रिटिश कल्चर के संसदीय लोकतंत्र को वापस लाने का भी वादा किया है। खैर, अब देखना यह होगा साहब कि सच में श्रीलंका के जो नए प्रेसिडेंट हैं देश को आगे निकाल पाते हैं या नहीं, या फिर मालदीव बांग्लादेश की तरह ये भी चाइना का दामन थाम लेते हैं। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक लेकर। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।